वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे बीए थर्ड ईयर के 5th सेमेस्टर के पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चैप्टर नंबर 1 है पॉलिटिकल साइंस में पेपर 1 का, उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। जब आप बीए थर्ड ईयर में होते हैं तो आपको बता दूँ कि आपको एक सब्जेक्ट के 2 पेपर देने होते हैं और उसी श्रृंखला में पेपर 1 जो है यानी प्रथम प्रश्न पत्र, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। यानी बीए थर्ड ईयर के 5th सेमेस्टर में राजनीति विज्ञान अगर आपका सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, तो उसमें 2 पेपर आपको पढ़ना पड़ेगा। पहला पेपर है यानी पेपर 1 में आपको तुलनात्मक शासन एवं राजनीति, और कैसी राजनीति, तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक शासन, इसके बारे में हमको पढ़ना है पेपर 1 के अंतर्गत। पेपर 2 के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है, लोक प्रशासन के सिद्धांतों के बारे में उसमें जानना है, प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आपको पढ़ना है। यहाँ पर अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, तुलनात्मक यानी कंपैरेटिव शासन जो है उसको हम देखेंगे, ठीक है। कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन भी एक प्रकार से तुलनात्मक हम देखेंगे, और खास करके यूके, यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड चाइना के संविधान की तुलनात्मक चर्चा हम लोग भी करते रहेंगे। कुल मिलाकर के तुलनात्मक राजनीति आपको पढ़ना है। तुलनात्मक राजनीति का यह मतलब बिल्कुल भी नहीं होता कि किन्हीं 2 देशों की सरकार के बीच तुलना की जाए या किन्हीं 2 संविधान की तुलना की जाए, ऐसा बिल्कुल मतलब नहीं होता है तुलनात्मक राजनीति का। तुलनात्मक राजनीति का सीधा सा मतलब होता है कि किन्हीं 2 देशों की जो राजनीतिक संस्थाएं हैं, उन राजनीतिक संस्थाओं में क्या डिफरेंस है। अब प्रश्न उठता है कि भाई ये राजनीतिक संस्थाएं होती क्या हैं या राजनीतिक संस्थाएं किन्हें कहते हैं। तो राजनीतिक संस्थाओं में खास करके मुख्य रूप से 3 चीज़ें आती हैं। एक हो गई न्यायपालिका, एक हो गई कार्यपालिका और एक हो गई व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका मतलब जो कानून को बनाती है, समझ रहे हैं। व्यवस्थापिका मतलब क्या होती है, व्यवस्थापिका या एक प्रकार से व्यवस्थापिका ना करके आप बोल सकते हो कार्यपालिका नहीं, विधायिका जिसको आप बोलते हैं, विधायिका, व्यवस्थापिका नहीं, विधायिका। तो एक हो गई विधायिका। विधायिका क्या करती है, विधि को बनाती है, इसीलिए उसका नाम है विधायिका, मतलब कानून को बनाने का काम करती है। दूसरी है कार्यपालिका जो कि कानून को लागू करवाती है। प्रशासनिक मामला खास करके आप देखते हैं कार्यपालिका में ज़्यादातर प्रशासनिक मामलों में आप देखते हैं जैसे डीएम वगैरह जो होते हैं, ये सब कार्यपालिका के सदस्य होते हैं। जितने नेता मंत्री आपके जैसे एमएलए, एमएलसी और आपके सांसद, ये सब जो होते हैं, ये मंत्री, ये सब आपके क्या होते हैं, ये सब आपके विधायिका के सदस्य होते हैं, संसद के सदस्य होते हैं। न्यायपालिका में आपके जैसे आपके हो गए न्यायाधीश वगैरह, वो सब जो कि अगर कोई विवाद होता है कार्यपालिका या फिर कार्यपालिका के द्वारा जो कानून मतलब कि लागू करवाया जा रहा है, जो विधायिका के द्वारा बनाया गया था, तो विधायिका के बने कानून में अगर कोई दिक्कत है तो संविधान संगत तरीके से उसकी जांच करना, ये न्यायपालिका का काम होता है। तो ये संस्थाएं जो होती हैं, इन संस्थाओं में क्या डिफरेंसेस है विभिन्न देशों में, ये आपको मुख्य रूप से पढ़ना है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखने का प्रयास करेंगे तुलनात्मक राजनीति के बारे में, ठीक है। पेपर का आपके क्या नाम है, तुलनात्मक शासन एवं राजनीति यानी कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, यूके, यूएसए एंड स्विट्जरलैंड और चाइना, ये 4 देशों के संविधान के बारे में आपको पढ़ना है। कुल मिलाकर के राजनीति विज्ञान में तुलनात्मक राजनीति विशिष्ट एवं बृहत होने के साथ ही साथ एक गतिशील विषय है, जिसमें समय समय पर परिवर्तन एवं बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। शुरुआत में आपने देखा होगा अरिस्टोटल जो है या प्लेटो की अगर बात की जाए, तो ये लोग एक प्रकार से ये भी तुलनात्मक ही रहे हैं, तुलनात्मक विचारक कहे जाते हैं ये। आपको बता दूं चैप्टर नंबर 1 में आपको क्या पढ़ना है, तो चैप्टर नंबर 1 के बारे में ही हम चर्चा करेंगे आज। चैप्टर नंबर 1 में आपको पढ़ना है राजनीति के तुलनात्मक अध्ययन की प्रकृति यानी नेचर, क्षेत्र यानी स्कोप और उपयोगिता यानी इम्पोर्टेंस। तो इम्पोर्टेंस ऑफ कंपैरेटिव गवर्नमेंट के बारे में आपको जान, राजनीति के तुलनात्मक अध्ययन की प्रकृति क्या है, या फिर इसी को एक प्रकार से नेचर बोल सकते हैं, इसको विषय क्षेत्र को स्कोप बोलते हैं अंग्रेजी में, और उपयोगिता को हम लोग बोलते हैं इम्पोर्टेंस, ठीक है। तो आपको बता दूं कि राजनीति के तुलनात्मक अध्ययन की प्रकृति, क्षेत्र और उपयोगिता के साथ साथ हम सबसे पहले ये जानेंगे कि आखिरकार राजनीतिक जो तुलना होती है, तुलनात्मक राजनीति जो होती है वो किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा विद्वानों ने किस प्रकार से दी है। सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं, ठीक है। ये बात जरा थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो तुलनात्मक राजनीति की बात की जाए
तो सबसे पहले अरस्तु जो है प्रथम तुलनावादी अध्ययनकर्ता के रूप में सामने आते हैं। उन्होंने 158 देशों के संविधानों को पढ़ा। उसके बाद में ग्रीक नगर राज्य का विश्लेषण किया। अरस्तु ने न सिर्फ नगर राज्यों के औपचारिक संबंधों या संवैधानिक प्रावधानों का, अपितु आधारभूत सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक आधारों और इनमें समय के साथ होने वाले बदलावों का भी अध्ययन किया। प्लेटो तथा सिसरो ने न केवल राजनीतिक व्यवस्थाओं के वर्गीकरण में तुलनात्मक उपागम प्रस्तुत किया, बल्कि आदर्श राजनीतिक व्यवस्था के सुझाव में भी इसकी मदद ली। और इसी प्रकार से आधुनिक युग में आप पाते हैं तो प्लेटो के बाद में आप अरस्तु के बाद में आप देखते हैं अरस्तु सबसे पहला प्रथम तुलनात्मक विचारक माना जाता है। उसके बाद में प्लेटो, ठीक है, सिसरो, फिर आधुनिक युग में आप आ जाते हैं मैकियावेली, जीन बोदा, मॉन्टेस्क्यू, एडम स्मिथ अर्थशास्त्री हैं, फिर भी ये एक प्रकार से पॉलिटिकल साइंस में भी अपनी भूमिका निभाते हैं। कार्ल मार्क्स वर्ग संघर्ष की विचारधारा देते हैं। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि कार्ल मार्क्स जो है पॉलिटिकल साइंस की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। कार्ल मार्क्स का नाम आप राजनीति में, इतिहास में, समाज शास्त्र में हर जगह आप देखेंगे। मुनरो की बात की जाए, मुनरो, CF स्ट्रांग, पावेल, फाइनर, एलमंड और कोलेमन, ये सभी ऐसे विचारक हैं, ऐसे दार्शनिक हैं, ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने राजनीति को तुलनात्मक वे में अध्ययन किया या तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन किया। ये सब एक प्रकार से शुरुआत में अरस्तु, प्लेटो, सिसरो ये प्राचीन, फिर मध्यकाल में आप देखते हैं मैकियावेली, जीन बोदा, आधुनिकता में आ जाते हैं मॉन्टेस्क्यू, एडम स्मिथ, कार्ल मार्क्स, ये सब। अच्छा, मैकियावेली, जीन बोदा ये सब भी आधुनिकता में ही आ जाते हैं एक हिसाब से, मध्यकाल कहना उचित ना होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सभी विद्वान जो है, आप नाम लिख लीजिएगा इन सभी विद्वान का, इन सभी लोगों ने क्या किया, एक के बाद एक सभी लोगों ने राजनीति के तुलनात्मक अध्ययन की रूपरेखा प्रस्तुत करी, तुलनात्मक अध्ययन के बारे में अपने अपने विचार दिए। उन्हीं विचारों में या उन्हीं लोगों में से कुछ विचारक हैं जिन्होंने तुलनात्मक अध्ययन की या तुलनात्मक राजनीति की परिभाषा दी है। तुलनात्मक राजनीति की अगर बात की जाए तो तुलनात्मक राजनीति हमारे आसपास के विश्व में होने वाली घटनाओं को समझने के लिए एक व्यवस्थित, सुसंगत और यथार्थवादी तरीका है। आपको बता दूं कि शासन के 3 स्तर होते हैं, केंद्रीय, एक संघीय, एक प्रादेशिक और एक और होता है आपका कहीं कहीं पर आपको स्थानीय शासन की बात होती है। तो शासकीय प्रशासन, वित्तीय प्रशासन, असैनिक सरकार और भी तमाम सारे सामाजिक मूल्य होते हैं जो शासन के हिस्से होते हैं। और शासन के इन अंगों को राजनीतिक संस्था कहा जाता है। और इन्हीं राजनीतिक संस्थाओं का एक प्रकार से तुलनात्मक अध्ययन, खास करके राजनीति, मतलब तुलनात्मक राजनीति कहा जाता है उसको। अब यहाँ पर नाम आता है किसका भाई, नाम आता है GK रॉबर्ट्स का। GK रॉबर्ट्स महोदय तुलनात्मक राजनीति की परिभाषा को देते हुए कहते हैं कि तुलनात्मक राजनीति बृहत्तर क्षेत्र का संकेतक है, ठीक है, मतलब इंडिकेटर है, इंडिकेट करता है हमको किस क्षेत्र का, बृहत्तर क्षेत्र का, एक बड़े क्षेत्र का, एक व्यापक क्षेत्र का, एक बड़े स्तर की विषय वस्तु है, मतलब इसकी विषय वस्तु ब्रॉड है, बड़ी है, किसकी, तुलनात्मक राजनीति की। तुलनात्मक राजनीति एक आर्ट का विषय नहीं है। तुलनात्मक राजनीति एक प्रकार से आपको मैं बता दूं, ये भविष्यवाणी करने में भी सक्षम है। तुलनात्मक राजनीति एक वैज्ञानिक विषय वस्तु है, इसकी प्रकृति वैज्ञानिक है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये समाजशास्त्र की भांति नहीं है, ये समाजशास्त्र से 4 कदम आगे वाला विज्ञान है। ये पॉलिटिकल साइंस में भी एक प्रकार से आप देखते हैं, पॉलिटिकल साइंस में जरूर इसको हम पढ़ते हैं, लेकिन अगर इसको चाहें तो हम एक अलग विषय के रूप में भी पढ़ सकते हैं, इतना ब्रॉड है इसकी विषय वस्तु। तो वही बात करें यहाँ पर GK रॉबर्ट्स कहते हैं कि तुलनात्मक राजनीति बृहत्तर क्षेत्र का संकेतक है। जब हम ध्यान करते हैं तुलनात्मक राजनीति का तो हमको ध्यान आता है कि भाई एक बड़ा विषय क्षेत्र की बात हो रही है यहाँ पर, ऐसे बड़े क्षेत्र में जिसमें तुलनात्मक सरकार गैर शासकीय कबीलों को, गैर शासकीय मतलब जो शासकीय नहीं है, तुलनात्मक सरकार गैर शासकीय कबीलों, संप्रदायों एवं गैर शासकीय संगठनों की राजनीति का भी अध्ययन किया जाता है। मतलब इसमें केवल शासकीय या सरकारी चीज़ों का ही अध्ययन नहीं, बल्कि इसमें तुलनात्मक सरकार जो होती है वो तुलनात्मक सरकार गैर सरकारी कबीलों का, संप्रदायों का और गैर शासकीय संगठनों की राजनीति का भी अध्ययन किया जाता है तुलनात्मक राजनीति में। ये बात बताई किसने, GK रॉबर्ट्स ने। इसके बाद में नाम आता है एडवर्ड A फ्रीडमैन का।
फ्रीमैन का। वैसे बहुत सारे विद्वान और भी परिभाषा देते हैं अपने अपने हिसाब से, लेकिन इन लोगों ने एक प्रकार से बड़ी ज़बरदस्त परिभाषाएं दी, सभी लोगों ने दी हैं, लेकिन सभी को पढ़ना उतना ज़्यादा एक प्रकार से ना आपके पास समय है और ना एक प्रकार से आप उतना याद कर पाएंगे। तो जो भी याद हो रहा है आप एक आध दो परिभाषाओं को याद कर लीजिएगा, वही बहुत है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो करना क्या है आपको, बस एक आध परिभाषा इन्हीं में से दो में से याद कर लेनी है। लिखित वालों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और ऑब्जेक्टिव वालों के लिए मैं यूनिट वाइज एक प्रकार से व्यवस्था कर रहा हूँ। जैसे एक यूनिट 1 और मतलब 8 इकाई है आपके सिलेबस में, तो यूनिट 1 के जो जितने भी ऑब्जेक्टिव होंगे एक वीडियो में, यूनिट 2 के जितने ऑब्जेक्टिव होंगे दूसरी वीडियो में, यूनिट 3 के जितने ऑब्जेक्टिव होंगे तीसरी वीडियो में, इस प्रकार से 8 वीडियो में संपूर्ण ऑब्जेक्टिव वाला मैं क्लियर करवा दूंगा। उसी में मैं और भी आपको समझा करके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को निचोड़ करके आपको समझाने का प्रयास करूंगा, तो और अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या, दूसरे विद्वान है एडवर्ड ए फ्रीमैन। इन्होंने क्या कहा, तुलनात्मक राजनीति की परिभाषा को देते हुए इन्होंने कहा कि तुलनात्मक राजनीति क्या है, तुलनात्मक राजनीति संस्थाओं तथा सरकारों के विविध प्रकारों का, क्योंकि कई प्रकार के सरकार होते हैं और कई प्रकार की राजनीतिक संस्थाएं होती हैं। यह संस्थाएं जो होती हैं ये कई प्रकार की होती हैं, और राजनीति मतलब सरकार भी कई प्रकार की सरकारें होती हैं, ठीक है। अलग अलग देशों में सरकारों का जो एक प्रकार से कॉन्सेप्ट है, सरकारों का जो संप्रत्यय है वो अलग अलग होता है। अवधारणा जो सरकार की है, सरकार के जो एक प्रकार से प्रकृति है, अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकृति है। तो वही अलग अलग प्रकृति, वही अलग अलग संस्थाएं, प्रत्येक देश की संस्थाओं में भी परिवर्तन आप देख सकते हैं। तो फ्रीमैन कहते हैं कि तुलनात्मक राजनीति संस्थाओं और सरकारों के विविध प्रकारों का, कई प्रकार के होते हैं तो उन्हीं सभी प्रकारों का एक तुलनात्मक विवेचन है। क्या है, तुलनात्मक विवेचन है और विश्लेषण है। तुलनात्मक विवेचन और विश्लेषण किसका, विविध प्रकारों का। किसके विविध प्रकारों का, राजनीतिक संस्थाओं और जो सरकारें हैं उनके विविध प्रकारों का क्या है, सूक्ष्म विवेचन और विश्लेषण है, तुलनात्मक विवेचन और विश्लेषण है। ये बात कौन कहता है, ये बात फ्रीमैन कहते हैं तुलनात्मक राजनीति में। यानी कि तुलनात्मक राजनीति में कुल मिलाकर के हम संस्थाओं का तो अध्ययन करते हैं, लेकिन फ्रीमैन के अकॉर्डिंग हम सरकारों के विविध प्रकारों का भी अवलोकन और विश्लेषण और विवेचन करते हैं, ठीक है। ये बात भी तुलनात्मक राजनीति में आ जाती है। इसके बाद में अगले विद्वान आते हैं, उनका नाम है जीन ब्लोंडेल। जीन ब्लोंडेल की अगर बात की जाए तो वो कहते हैं कि तुलनात्मक शासन वर्तमान विश्व में राष्ट्रीय सरकारों के प्रतिमानों का अध्ययन है। किसका अध्ययन है भाई, प्रतिमानों का अध्ययन है। किसके प्रतिमानों का, राष्ट्रीय सरकारों के प्रतिमानों का अध्ययन है। क्या, वर्तमान विश्व में तुलनात्मक शासन जो है, तुलनात्मक राजनीति जो है, ये वर्तमान विश्व में राष्ट्रीय जो सरकार है उन राष्ट्रीय सरकार के जो विविध प्रतिमान हैं उन प्रतिमानों का अध्ययन करता है तुलनात्मक राजनीति, ठीक है। नॉर्म्स, प्रतिमानों को नॉर्म्स कहते हैं अंग्रेजी में। तो जो एक प्रकार से राष्ट्रीय जो नेशनल गवर्नमेंट्स हैं उनके नॉर्म्स का अध्ययन करना ही एक प्रकार से वर्तमान विश्व में तुलनात्मक शासन या तुलनात्मक राजनीति कहलाता है या कहलाती है। तो ये हो गई एक प्रकार से परिभाषा तुलनात्मक राजनीति की। विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से इसके बारे में बताया। आपको बता दूं कि जो तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र है प्राथमिक रूप से घरेलू एवं आंतरिक गतिविधियों के से संबंध रखता है। जो इसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन का वह क्षेत्र है, वह क्षेत्र जो राज्यों के बाहरी संबंधों अथवा विदेश नीति से संबंध रखता है उससे अलग करता है। तुलनात्मक राजनीति राजनीतिक घटनाक्रमों से रिलेटेड है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह विश्लेषण की तुलनात्मक विधि के द्वारा परिभाषित होता है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से तुलनात्मक राजनीति को परिभाषित किया है, ठीक है। और उन्हीं में से ये 3 विद्वान जो है बड़े फेमस विद्वान हैं जिनके बारे में हमने बताया, जी.के. रॉबर्ट्स, एडवर्ड ए फ्रीमैन, जीन ब्लोंड्स। इसके अलावा
एडम स्मिथ कहते हैं कि तुलनात्मक राजनीति राजनीतिक संगठनों के प्रकार, उनके गुणों, संबंधों, विभिन्नताओं तथा परिवर्तन के तरीकों का अध्ययन है। कुल मिलाकर के तुलनात्मक राजनीति न सिर्फ संख्याओं एवं उनकी आंतरिक व्यवस्थाओं का, अपितु इसमें राजनीतिक व्यवहार की राजनीतिक प्रक्रियाओं, संरचनाओं, कार्यों, गैर संस्थानिक एवं गैर राजनीतिक निर्धारकों का अनुभविक एवं वैज्ञानिक विश्लेषण भी सम्मिलित किया जाता है। सिर्फ यही नहीं कि तुलनात्मक राजनीति में मुख्यतः अध्ययन की विधि तथा अध्ययन का विषय को भी सम्मिलित माना जाता है। अध्ययन की विधि के रूप में तुलनात्मक राजनीति तुलना पर आधारित होती है, जबकि अध्ययन के विषय में तुलनात्मक राजनीति एक राज्य, समाज, देश अथवा राजनीतिक व्यवस्था में हो रहे राजनीतिक घटनाक्रमों को समझने तथा वर्णन करने पर जोर देता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये है तुलनात्मक राजनीति के बारे में कुछ बातें जो कि मैंने आपको बताई। कुल मिलाकर के तुलनात्मक राजनीति की अगर बात की जाए तो विभिन्न देशों के जो राजनीतिक जो क्रियाकलाप हैं, राजनीतिक प्रक्रियाएं हैं, राजनीतिक संस्थाएं हैं, उन्हीं के बीच में आपस में उनका अवलोकन, विश्लेषण इत्यादि करना ही तुलनात्मक राजनीति कहलाता है। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। देखिए अगला टॉपिक है आपका, अब हमको आगे क्या पढ़ना है, तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति। ठीक है, अब प्रकृति हम समझेंगे कि भाई इसकी प्रकृति कैसी है। देखिए सबसे पहली बात, इसकी प्रकृति की अगर बात की है तो मैं आपको बता रहा हूँ ये वैज्ञानिक प्रकृति है। अब वैज्ञानिक प्रकृति जो होती है, प्रकृति का सीधा सा मतलब होता है, मैं कई बार आपको समझा चुका हूँ, प्रकृति का सीधा सा मतलब होता है किससे भाई, जो है कि भाई ये विषय साइंस है या आर्ट है का विषय है। ठीक है, तो अगर मैं आपको बताऊं तमाम सारे विश्लेषण को पढ़ने के बाद में कि जो तुलनात्मक राजनीति है ये एक वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है, वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग होकर के इसका अध्ययन किया जाता है, ये भविष्यवाणी करने में सक्षम है, इसके नियम कायदे सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध है और इसीलिए खास करके इसको हम एक विज्ञान की श्रेणी में रखते हैं। तो तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति इन सभी पहलुओं से स्पष्ट हो जाएगी। कौन से पहलू हैं, जैसे पहला पहलू है आपका विश्लेषणात्मक एवं अनुभाविक अनुसंधान। चूंकि तुलनात्मक राजनीति में विश्लेषणात्मक और अनुभाविक अनुसंधान होते हैं। विश्लेषणात्मक मतलब खूब अच्छे तरीके से उसको डिफाइन करके, विश्लेषण करके, उसका एनालिसिस करके तब किसी मुद्दे को बताया जाता है। मतलब एनालिसिस बहुत ज़बरदस्त तरीके से होता है और विधिवत तरीके से होता है, यानी कि जिस भी विषय में एनालिसिस होता है उसमें एक प्रकार से विश्लेषण होता है, वो विषय वस्तु वैज्ञानिक होती है। अनुभाविक मतलब इसमें अनुभव भी है और विश्लेषणात्मक चीज़ें भी होती हैं। तो अनुसंधान इसमें कैसे होते हैं, विश्लेषणात्मक एवं अनुभाविक अनुसंधान है इसमें होता है और इसी कारण से इसकी प्रकृति जो है वैज्ञानिक भी है। दूसरी बात जो कि इसकी प्रकृति को स्पष्ट करती है वो है वस्तुनिष्ठ एवं मूल्य रहित अनुभाविक अध्ययन। मूल्य रहित अनुभाविक अध्ययन मतलब एक प्रकार से ये जो वैल्यूज़ हैं वो नहीं होते हैं, खास करके इसमें इस पे वैज्ञानिक फैक्ट का एक प्रकार से प्रभाव होता है। मतलब वस्तुनिष्ठ अध्ययन होता है। वस्तुनिष्ठ का मतलब क्या हो गया, वस्तुनिष्ठ का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव। जिस प्रकार से ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में या तो सही या तो गलत होता है, उसके बाद में कोई दूसरा चार नहीं कि भाई 1 नंबर का प्रश्न है और आपने कुछ गलत कर दिया थोड़ा सा तो आधा नंबर आपको दे दिया जाए, आधा नंबर काट लें, ऐसा नहीं होता है। जबकि लिखित परीक्षाओं में या मूल्य से रिलेटेड परीक्षाएं जो होती हैं, सब्जेक्टिव परीक्षाएं जो होती हैं, उन परीक्षाओं में क्या होता है कि अगर आप 10 नंबर का प्रश्न है, आपने अच्छा लिखा है कुछ और कुछ गलत लिखा है, तो क्या होगा कि आपको 4-5 नंबर दे देंगे और बाकी नंबर आपके काट लेंगे। तो लिखित परीक्षा में क्या होता है, ना तो कोई उत्तर गलत होता है और ना ही कोई उत्तर सही होता है। गलत हो सकता है लेकिन सही उत्तर की संभावना बहुत कम है। कोई भी उत्तर सही या और सही या उससे ज़्यादा सही या बहुत सही हो सकता है, लेकिन पूर्णतः सत्य नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में वहाँ पर नंबर आपको 10 में से 10 देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब बात होती है ऑब्जेक्टिव परीक्षाओं की तो काफ़ी मशीन चेक करने लगती है। वहाँ पर इमोशन, मूल्य सब एक तरफ रख दिए जाते हैं। मशीन काफ़ी चेक करती है, आपका जितना सही है
वो एक प्रकार से जितना भर देगा, भाई ये इस प्रश्न का ए का, पहले प्रश्न का बी सही है, दूसरे का सी सही है, तो जो आपने अगर लगाया तो आपको नंबर मिलेगा, नहीं लगाया तो नहीं मिलेगा। सेम यही फंडा इसमें होता है तुलनात्मक राजनीति में कि ये एक प्रकार से अध्ययन जो करता है, इसकी जो अध्ययन विधियां हैं वो वस्तुनिष्ठ है, मतलब वैज्ञानिकता पर आधारित है, या तो सही या तो गलत, मूल रहित अनुभाविक अध्ययन है, मतलब इसमें मूल्यों को उतना स्थान नहीं दिया जाता है, ठीक है। और यही कारण है कि इसकी प्रकृति वैज्ञानिक प्रकृति है, ठीक है। तीसरी बात अगर हम करें इसकी, तीसरी बात अंतर विषयी प्रकृति। अंतर विषयी प्रकृति का सीधा सा मतलब होता है कि तुलनात्मक राजनीति जो है ये अंतर विषयी प्रकृति का विषय है। अंतर विषय प्रकृति मतलब अलग अलग विषयों में भी ये सम्मिलित है। एक तरफ आप देखेंगे पॉलिटिकल साइंस में घर तो बनाए हुए हैं, दूसरी तरफ जियोग्राफी में आप देखेंगे, या अलग अलग क्षेत्रों में आप देखेंगे, समाज शास्त्र में देखेंगे, अलग अलग क्षेत्रों में ये प्रकृति आपको दिखेगी, अंतर विषयी प्रकृति, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो अंतर विषयी प्रकृति हो गई आपकी। इसके अलावा अंतर विषय प्रकृति में आप देखते हैं मनोविज्ञान में, समाजशास्त्र में, नृविज्ञान में, अर्थव्यवस्था में, अर्थशास्त्र में अंतर, मतलब ये एक प्रकार से तुलनात्मक राजनीति आपको दिखेगी। तो कहीं ना कहीं पे इसकी विषयी प्रकृति जो है वो अंतर विषयी है, मतलब किसी विषय में एक प्रकार से इसको हम पढ़ जान सकते हैं। इसके अलावा मतलब कई विषयों में हम इसको पढ़ते समझते हैं। चौथा पहलू है जो कि इसकी प्रकृति को स्पष्ट करता है, वो है राजनीति की आधारभूत संरचनाओं का अध्ययन। राजनीति की आधारभूत संरचनाओं का अध्ययन तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत किया जाता है। अच्छा, ये खास करके राजनीति की आधारभूत संरचनाएं कौन कौन सी होती हैं? खास तरीके से तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन जो है व्यक्तियों, समूहों, संरचनाओं का विश्लेषण और उपव्यवस्थाओं इत्यादि सभी संस्थाओं के वास्तविक व्यवहार का विश्लेषण करता है, और यही सब एक प्रकार से इसकी राजनीति को वैज्ञानिक बनाती हैं। तो राजनीति की आधारभूत संरचनाएं जो है, चाहे व्यक्ति हो चाहे व्यक्ति के व्यवहार हो, सभी का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। इसके अलावा पांचवा पॉइंट है आपका विकसित एवं विकासशील। ये विकसित भी है और एक तरफ विकासशील भी है, मतलब इसकी प्रकृति जो है एक तरफ विकसित भी हो चुकी है, एक तरफ विकासशील भी है। इसमें जो नए नए कंटेंट आते हैं, मतलब नई नई जो बातें आती हैं उसको अपने में ग्रहण करने की क्षमता रखता है। मतलब ये एकदम से पूर्ण अभी नहीं है, और पूर्ण भी है, पूर्ण नहीं भी है, और जो कुछ नई चीज़ें आती हैं उसको एक्सेप्ट भी करने में सक्षम है। और यही कारण है जो शास्त्र या विज्ञान ऐसा करने में सक्षम है वो एक प्रकार से उसकी प्रकृति कैसी होती है, वैज्ञानिक प्रवृत्ति होती है, ठीक है। तो विकसित एवं विकासशील यानी डेवलप एंड डेवलपिंग है, यानी कि आप देखते हैं इसमें पूर्वाग्रही एवं संकुचित प्रकृति के परंपरागत अध्ययन के स्थान पर एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के अध्ययन को यूरोपीय राजनीतिक व्यवस्था के अध्ययन के समान ही महत्व दिया जाता है। यानी कि अगर किसी देश के संविधान में या किसी देश की राजनीतिक संस्थाओं में या किसी देश की सरकारों में कोई चेंजमेंट होता है या उसमें कुछ नया दिखता है तो उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं और अपने देश में वो चीज़ फॉलो करते हैं। जैसे भारतीय संविधान की अगर बात की जाए तो भारतीय संविधान किससे बना है? भारतीय संविधान को उधारों का गुलदस्ता भी कहा जाता है, उधारों का एक प्रकार से थैला कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमने बहुत सारे देशों के संविधान से अलग अलग चीज़ें ली हैं, जैसे कि हमने आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत लिया, अमेरिका से हमने मौलिक अधिकारों को लिया, रसिया से हमने मौलिक कर्तव्यों को लिया, ठीक है। इसी प्रकार से हमने और भी चीज़ों को ग्रहण किया, जैसे संसदात्मक शासन व्यवस्था हमने इंग्लैंड के संविधान से लिए, ठीक है। संघात्मक व्यवस्था हमने कनाडा के संविधान से ली है। तो इस प्रकार से हमने अलग अलग देशों के संविधान से कुछ ना कुछ अपने यहाँ ग्रहण किया है, तो वो होती है विकसित एवं विकासशील, ठीक है। इसके बाद में 100 से अधिक संविधान संशोधन भी हो चुके हैं भारतीय संविधान में, ठीक है। इसके बाद में सिद्धांत निर्माण का उद्देश्य, मतलब इसका जो एक प्रकार से मुख्य प्रकृति होती है वो सिद्धांत निर्माण का उद्देश्य होता है तुलनात्मक राजनीति की, मतलब ये सिद्धांत भी एक प्रकार से निर्माण करने में सक्षम है। और जो शास्त्र या विज्ञान सिद्धांत निर्माण का मतलब क्या होता है? सिद्धांत को बताना, मतलब सिद्ध चीज़ों को, ठीक है। सिद्धांत का सीधा सा मतलब होता है विचारों का एक प्रकार से प्रमाणिक दस्तावेज, ठीक है। सिद्धांत प्रिंसिपल्स, एक होता है हाइपोथेसिस परिकल्पना या प्राकल्पना, उसमें कल्पना का समावेश होता है, लेकिन ये सत्यता पर आधारित है, मतलब ये सिद्धांत को, मतलब सिद्धांत निर्माण का उद्देश्य है। प्राक कल्पना की बात नहीं होती है, सिद्धांतों की बात होती है यहाँ पर, तो वो है। इसके अलावा राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन, राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन भी एक प्रकार से तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति के अंतर्गत किया जाता है, और राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन इसके अंतर्गत करते हैं। ये सारे पहलू जो हैं वो एक प्रकार से तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति को स्पष्ट करते हैं। राजनीतिक व्यवस्थाओं में आप देखते हैं कि राजनीतिक व्यवस्थाओं में हम कई सारी चीज़ों का अध्ययन करते हैं,
कुल मिलाकर के तुलनात्मक राजनीति एक नवीन विज्ञान के रूप में उभर करके सामने आया है। यह तुलनात्मक राजनीति की अविस्तृत औपचारिक विशेषता केवल कानूनी एवं संस्थागत ढांचों, आदर्शवादी उपागम, परंपरागत तुलनात्मक शासन अध्ययन की संकुचित प्रकृति को नकारता है। यहाँ पर जीन ब्रोंडेल का कथन विशेष रूप से याद आ जाता है कि हमारे पास, ये कहते हैं जीन ब्रोंडेल कि हमारे पास तुलनात्मक सरकारों के अध्ययन का सिर्फ एक ही दृष्टिकोण शेष बचता है और वह है समकालीन विश्व की राजनीतिक व्यवस्थाओं से संबंध राष्ट्रीय सरकारों का राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार अध्यापन करना। ठीक है, मतलब कि सीधा सा मतलब है राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन का मतलब है कि कोई देश की सीमा ना हो, कोई बंधन ना हो, ठीक है, न जन्म का बंधन हो, गाना एक है नहीं, तो उसी प्रकार से कोई सीमा का बंधन ना हो, किसी भी देश के संविधान, किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था को उचित ढंग से समझ लें, जान लें, परख लें और उसके बाद में जो अच्छी चीज़ें हैं उसको अपने में भी फॉलो करें। ये एक प्रकार से प्रकृति को स्पष्ट करती है तुलनात्मक राजनीति की। और मेरे हिसाब से तुलनात्मक राजनीति के अगर विभिन्न पहलुओं को हमने देखा तो इस आधार पर यह स्पष्ट होता है कि इसकी प्रकृति कैसी है, इसकी प्रकृति वैज्ञानिक है। ठीक है, तो अगर आपसे प्रश्न ऐसा पूछे लिखित में कि तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति वैज्ञानिक है, स्पष्ट करें, तो आप इन पहलुओं के माध्यम से स्पष्ट कर सकते हैं कि भाई इसकी प्रकृति वैज्ञानिक है। इसके अलावा सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं क्रमबद्ध इसके नियम कायदे होते हैं, सिद्धांत होते हैं, इसकी अध्ययन विधियां जो होती हैं वैज्ञानिक है। इसके अलावा इसमें एक प्रकार से ये क्या है कि व्याख्या भी करता है, कभी कभी भविष्यवाणी करने में भी सक्षम है तुलनात्मक राजनीति कुछ हद तक। तो इस प्रकार से कई सारे पहलू हैं जो कि इसको एक वैज्ञानिकता पर खरा उतारते हैं। तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र की अब हम बात कर लेते हैं, विषय क्षेत्र की, स्कोप की। ठीक है, स्कोप की अगर हम बात करेंगे तुलनात्मक राजनीति के, ठीक है, कंपैरेटिव गवर्नमेंट की अगर बात की जाए तो तुलनात्मक राजनीति की अगर बात करें हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की, ठीक है, राजनीति मतलब पॉलिटिक्स, तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की अगर बात की जाए तो यानी कि यहाँ पर आप लिख सकते हैं स्कोप ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। ठीक है, अब इसमें क्या क्या है भाई, सबसे पहली बात तो इसके अंतर विषय क्षेत्र में हम क्या क्या पढ़ते हैं, मतलब कि तुलनात्मक राजनीति में हमको क्या क्या पढ़ना पड़ता है, तुलनात्मक राजनीति में मटेरियल क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या मतलब उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती तुलनात्मक राजनीति में, इसको यहाँ पर उसका विषय क्षेत्र कहा जाता है। देखिए, सबसे पहले समस्त राजनीतिक संरचनाएं जो होती हैं, समस्त राजनीतिक संरचनाएं वो तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, क्या तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत सबसे पहली बात क्या आता है भाई, सबसे पहली बात समस्त राजनीतिक संरचनाएं जो होती हैं वो आती हैं, क्या आती हैं, समस्त राजनीतिक संरचनाएं जो होती हैं वो आती हैं किसके अंतर्गत भाई, समस्त राजनीतिक संरचनाएं आती हैं किसके अंतर्गत, तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत। तुलनात्मक राजनीति से क्षेत्र में औपचारिक एवं अनौपचारिक सभी संरचनाएं सम्मिलित होती हैं। ठीक है, जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये सब तो औपचारिक हैं। इसके अलावा बहुत सारे अनौपचारिक जैसे लोकतंत्र को लेकर के हित समूह बहुत सारे हैं, राजनीतिक दल हैं, मानव निर्मित बहुत सारे राजनीतिक समूह हैं, वो सब एक प्रकार से इसके अंतर्गत आ जाते हैं। इसके बाद में राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन, राजनीतिक व्यवहार का भी अध्ययन एक प्रकार से तुलनात्मक राजनीति में हम राजनीतिक व्यवहारों का भी अध्ययन करते हैं। ठीक है, किसका अध्ययन करते हैं, राजनीतिक व्यवहारों का भी अध्ययन हम लोग करते हैं। किसके अंतर्गत भाई, किसके अंतर्गत करते हैं राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन, तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र के अंतर्गत हम राजनीतिक व्यवहार का जो पॉलिटिकल बिहेवियर होते हैं उनका भी अध्ययन करते हैं। और आपको बता दूं कि जब राजनीति विज्ञान की परिभाषा आप लोगों को मैं बता रहा था फर्स्ट सेमेस्टर में, तो वहाँ पर हमने आपको ये समझाया था, बताया था कि भाई राजनीति विज्ञान ह्यूमन बिहेवियर का अध्ययन करता है, मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। कुछ विद्वानों ने पहले बताया था कि भाई राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन करता है, कुछ ने बताया था व्यवहार मतलब राज्य का अध्ययन, कुछ लोगों ने बताया था कि भाई भूभाग का अध्ययन सरकार का अध्ययन करता है, लेकिन कुछ लोगों ने बताया था मनुष्य के व्यवहारों का अध्ययन करता है। तो व्यवहार का भी अध्ययन एक प्रकार से करता है, मनोविज्ञान मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करता है, लेकिन राजनीतिक व्यवहारों का अध्ययन पॉलिटिकल साइंस करता है। तो राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन भी इसके अंतर्गत तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र के अंतर्गत हम लोगों को पढ़ना होता है। इसके बाद में राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन, राजनीतिक व्यवस्थाओं के अध्ययन की अगर बात की जाए तो राजनीतिक व्यवस्थाओं के अध्ययन में तुलनात्मक राजनीति राजनीतिक व्यवस्थाओं में जैसे पाश्चात्य और गैर पाश्चात्य देशों के वास्तविक व्यवहार एवं प्रदर्शन का विश्लेषण करती है। राजनीतिक व्यवस्थाओं का विश्लेषण एवं तुलना उनकी संरचनाओं, कार्यों, क्षमताओं तथा प्रदर्शन के आधार पर की जाती है। कुल मिलाकर के अगर ये मैं आपको बताऊं, राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन, जो भी राजनीतिक व्यवस्थाएं होती हैं उन सभी सिस्टम्स का अध्ययन एक प्रकार से तुलनात्मक राजनीति में हम लोग करते हैं, पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड जितनी भी व्यवस्थाएं होती हैं। इसके अलावा कार्यात्मक अध्ययन भी एक प्रकार से इसके अंतर्गत हम लोग करते हैं। कैसा अध्ययन भाई, कार्यात्मक अध्ययन।
कार्यात्मक अध्ययन का सीधा सा मतलब होता है, कार्यात्मक अध्ययन का सीधा सा मतलब होता है फंक्शनल स्टडीज़। मतलब जैसे कि आप देखते हैं हित स्वरूपीकरण हो गया, हित समूहकरण हो गया, राजनीतिक संचार, निगम निर्माण हो गया, नियम कार्यान्वयन हो गया, नियम निर्णय हो गया, समाजीकरण हो गया, निर्णय निर्माण हो गया, नीति निर्माण हो गया। ये तमाम प्रकार के कार्य जो होते हैं वो सब एक प्रकार से तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। तो ये हो गया इसका विषय क्षेत्र में। इसके बाद में हमको इसके विषय क्षेत्र में आगे क्या पढ़ना है, समानताओं तथा विभिन्नताओं का अध्ययन। ये एक प्रकार से समानताओं और विभिन्नताओं का भी अध्ययन एक प्रकार से इसके अंतर्गत हम लोग करते हैं। ठीक है, आप देखते हैं कि तुलनात्मक राजनीति विभिन्न राजनीतिक प्रक्रिया एवं कार्यों के मध्य समानताओं और विभिन्नताओं का विश्लेषण करती है, और खास करके यह उपागम वर्णनात्मक एवं औपचारिक नहीं है, बल्कि इसमें राजनीतिक संरचनाओं एवं प्रक्रियाओं के वास्तविक कार्यों के आधार पर समानताओं एवं विभिन्नताओं का वर्णन एवं तुलना की जाती है। और यहाँ यह उद्देश्य यह नहीं होता कि यहाँ पर कि सर्वोत्तम प्रक्रिया या व्यवस्था की खोज की जाए, बल्कि लक्ष्य होता है व्यवस्थित वर्णन, समझ तथा सिद्धांत का निर्माण किया जाए। कुल मिलाकर के सिद्धांतों के निर्माण के लिए समानताओं और विभिन्नताओं का अध्ययन एक प्रकार से किया जाता है तुलनात्मक राजनीति में। ठीक है, ये यहाँ पर हो गया चीज़ें, यानी तुलनात्मक राजनीति में क्या क्या समानताएं हैं हमारे देश के और अलग के देश के राजनीतिक व्यवस्थाओं में। ठीक है, क्या विभिन्नताएं हैं, उन समानताओं और विभिन्नताओं का अध्ययन करने के बाद में फिर निर्णय लिया जाता है। इसके बाद में पर्यावरण का भी अध्ययन हम लोग करते हैं तुलनात्मक राजनीति के विषय क्षेत्र के अंतर्गत। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें हम लोग जानने का प्रयास करते हैं इसके अंतर्गत। तो राजनीति विज्ञान मतलब तुलनात्मक राजनीति में हम लोग समस्त राजनीतिक संरचनाओं का अध्ययन करते हैं, राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करते हैं, राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन करते हैं, कार्यात्मक अध्ययन करते हैं, समानताओं तथा विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं, पर्यावरण का भी अध्ययन करते हैं। इसके बाद में अगला जो आपका पॉइंट है वो है भाई कि इसकी क्या उपयोगिता है। ये अगला चैप्टर मतलब अगला जो पॉइंट है आपका टॉपिक है वो कौन सा है चैप्टर नंबर 1 में, तुलनात्मक राजनीति की उपयोगिता, यानी इम्पोर्टेंस ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। ठीक है, इसकी उपयोगिता क्या है, तो पहली उपयोगिता है राजनीति में सिद्धांत निर्माण के लिए। सिद्धांत निर्माण की दृष्टि से अगर देखें तो तुलनात्मक राजनीति की बहुत ज़बरदस्त उपयोगिता है। ठीक है, तो सिद्धांत बनाने के लिए, सिद्धांत निर्माण के लिए राजनीति में खास करके तुलनात्मक राजनीति बहुत उपयोगी होती, क्योंकि कोई भी सिद्धांत अगर आप बनाते हैं तो वो सिद्धांत सही है या वो सिद्धांत गलत है या उस सिद्धांत में जो कमियां रह रही हैं वो बात तभी पता चलेगी जब आप दूसरे देशों के संविधान या दूसरे देशों के नियम कायदों के बारे में, वहाँ की संरचनाओं के बारे में, प्रक्रियाओं के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, तभी आप अपने यहाँ पे के चीज़ों को बनाने में सक्षम हो पाएंगे और क्या गलतियाँ हमारे यहाँ इसको जान पाएंगे। क्योंकि कुछ समाज आगे होते हैं, कुछ समाज पीछे होते हैं, तो इस दृष्टि से हमको अलग अलग देशों के संविधानों के बारे में, अलग अलग देशों के रीति रिवाजों के बारे में, वहाँ के एक प्रकार से व्यवस्थापिकाओं मतलब व्यवस्था के बारे में और वहाँ की संरचना के बारे में, राजनीतिक सभी चीज़ों के बारे में हमको जानना चाहिए। ठीक है, तो उन सभी से क्या होता है, सिद्धांत निर्माण में हमको आसानी होती है। और ये सारी चीज़ें हम लोग तुलनात्मक राजनीति में ही पढ़ते हैं, विभिन्न देशों के राजनीतिक व्यवस्थाओं के का अध्ययन हम लोग उसी में करते हैं। ठीक है, तो पहली बात। दूसरी बात यहाँ पर है राजनीतिक संस्थाओं के सुधार में सहायक है। राजनीतिक संस्थाओं में अगर कोई कमियां रह रही हैं तो उनके सुधार में भी एक प्रकार से जब आप तुलनात्मक राजनीति करते हैं या तुलना करते हैं अपनी राजनीति से किसी दूसरे देश की राजनीति से, तो एक प्रकार से जब आप तुलना करेंगे संस्थाओं में, तुलना करेंगे नियम कायदों में किसी दूसरे देश से, तो उसमें जो हमारे देशों में कमियां रह रही हैं या जो एक प्रकार जिस सिचुएशन में वहाँ पर जो नियम कायदे लागू हैं, क्या वो सिचुएशन हमारे यहाँ है, अगर वो सिचुएशन है तो वहाँ पर हमको वही नियम लागू करना चाहिए क्योंकि वहाँ पर पहले से चल रहा है, या फिर उन लोगों ने देखा कि भाई भारत में इस सिचुएशन में ये कानून लागू हो रहा है तो उनके यहाँ जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी तो वो वहाँ पर हमारे यहाँ कानून लगाएंगे। तो इस प्रकार से एक देश दूसरे देश के जो है सिचुएशंस और नियम का एक प्रकार से जो प्रवाह है उसको ध्यान में रख करके कि भाई कौन सा नियम किस स्थिति में फॉलो होता है और किस प्रकार के से काम करता है, ये सारी चीज़ें वो जान पाते हैं। और यही कारण है कि राजनीतिक संस्थाओं में जो कमियां रहती हैं उसमें सुधार की दृष्टि से बड़ा सहायक होता है तुलनात्मक राजनीति। तीसरी उपयोगिता इसकी है सामान्य सिद्धांतों के निर्माण में सहायक। जो सामान्य सिद्धांत होते हैं उसके निर्माण में भी ये सहायता करता है तुलनात्मक राजनीति, इस दृष्टि से भी इसकी उपयोगिता है। इसके अलावा राजनीतिक व्यवहार को समझने में सहायक है। राजनीतिक जो व्यवहार है, पॉलिटिकल बिहेवियर को भी समझने में आप तुलनात्मक राजनीति के द्वारा समझ पाएंगे। तुलनात्मक राजनीति से विभिन्न देशों के राजनीतिक व्यवहार को आप जान पाते हैं और इस दृष्टि से अपने यहाँ के भी राजनीतिक व्यवहार को आप समझ पाएंगे। ठीक है,
तो कई सारे मामलों में सहायता करता है। इसके अलावा आपको यहाँ पर शायद ना दिख रहा हो, नीचे मैं थोड़ा सा यहाँ पर करना चाहूँगा, तो आप लोग थोड़ा सा देखिएगा, 1 मिनट रुकेंगे। तो यहाँ पर आपको 1 मिनट यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा, क्या दिखाई पड़ रहा है भाई? दिखाई पड़ रहा है ना? बिल्कुल। चलिए, यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है, देखिए, आधुनिक राज्यों के घनिष्ठ संबंधों के कारण तुलनात्मक अध्ययन का महत्व। चूंकि आधुनिक राज्यों के घनिष्ठ संबंधों के कारण क्या होता है? तुलनात्मक अध्ययन का महत्व होता है। तुलनात्मक राजनीति के चलते या तुलनात्मक राजनीति की उपयोगिता इस दृष्टि से है, चूंकि आधुनिक राज्यों के संबंधों में घनिष्ठता आती है, और खास करके जब घनिष्ठता आएगी तभी आप जो चीज़ें हैं उनको जान पाएंगे। चूंकि कोई आधुनिक देश है तो उस आधुनिक देश ने क्या क्या चीज़ें करी हुई हैं और वो आधुनिक देश क्या चाह रहा है, वो सारी चीज़ें आप जान पाएंगे, और इस तरीके से आप जो है अच्छे तरीके से उसको समझ पाएंगे। तो इस दृष्टि से भी उपयोगिता है। अब यहाँ पर अगली उपयोगिता क्या है? यहाँ पर छठी उपयोगिता है कि भाई राजनीति विज्ञान में खास करके तुलनात्मक राजनीति की उपयोगिता है कि यह एक वैज्ञानिक प्रणाली है। मतलब यह एक क्या है? वैज्ञानिक प्रणाली है, और वैज्ञानिक प्रणाली जो होती है उसकी प्रकृति को स्पष्ट करती है। तो खास करके तुलनात्मक राजनीति की उपयोगिता इस दृष्टि से भी है, चूंकि ये वैज्ञानिक प्रणाली पर आधारित है। ये भी इसकी एक महत्व है, इसका उपयोगिता इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा अगली बात है कि राजनीतिक संस्थाओं के विभिन्न संदर्भों को समझने में सरलता, यानी राजनीतिक संस्थाएं जो हैं उनके विभिन्न संदर्भ जो हैं, संदर्भ मतलब क्या होता है कि विभिन्न संस्थाएं, जो राजनीतिक संस्थाएं हैं वो किस दृष्टि से बनाई गई हैं, उन संस्थाओं का क्या उद्देश्य है, किन संदर्भ से बनाई गई हैं, उन सभी की जानकारी या उन सभी संदर्भों को समझने में आपको सहायता मिलती है। किससे? राजनीतिक मतलब तुलनात्मक राजनीति से। इसके अलावा विभिन्न देशों की सामाजिक, आर्थिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का ज्ञान होता है आपको। आप अलग अलग देशों की सामाजिक स्थिति के बारे में जान पाते हैं, सामाजिक पृष्ठभूमि के बारे में, आर्थिक पृष्ठभूमि और आर्थिक इतिहास के बारे में, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में और सिचुएशन के बारे में आप लोग समझ पाते हैं। कब? जब आप तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन करते हैं। तो इस दृष्टि से भी उपयोगिता है इसकी। इसके अलावा इसकी उपयोगिता यह भी है कि तुलनात्मक राजनीति की वर्तमान अवस्था, तुलनात्मक राजनीति की वर्तमान अवस्था भी एक प्रकार से हमको जाननी चाहिए, और इसकी भी उपयोगिता है। खास करके तुलनात्मक राजनीति की उपयोगिता में तुलनात्मक राजनीति की वर्तमान अवस्था भी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है। 10वीं बात है शासन व्यवस्थाओं की समानताओं एवं असमानताओं को स्पष्ट करता है। तो जो शासन व्यवस्था की समानताएं हैं, किन देशों में कैसा चीज़ें हैं, उनमें क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं हैं, इस दृष्टि से भी एक प्रकार से तुलनात्मक राजनीति की उपयोगिता है। तो इस प्रकार से ये सारी उपयोगिताएं हैं। वैसे तुलनात्मक राजनीति से जुड़ी कई सारी कठिनाइयां भी हैं, चूँकि आधुनिक युग की राजनीतिक व्यवस्थाएं एवं संस्थाएं परंपरागत संस्थाओं से अधिक पेचीदा अथवा जटिल हैं। तुलनात्मक विश्लेषण के अंतर्गत अब सिर्फ औपचारिक संस्थाएं जैसे विधान मंडल, कार्यपालिका, न्यायपालिका इत्यादि का ही अध्ययन नहीं किया जाता है, बल्कि इसके साथ साथ जो है इस संस्थाओं पर आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक जो परिस्थितियां होती हैं उनका जो प्रभाव पड़ता है उनका भी अध्ययन किया जाता है, जिससे तुलनात्मक राजनीति सरलतापूर्वक स्पष्ट नहीं होती है। कुल मिलाकर के अब क्या हो रहा है, पहले केवल कार्यपालिका, न्यायपालिका इन्हीं सब का अध्ययन हम लोग करते थे, लेकिन आजकल क्या है, आजकल हर एक चीज़ का अध्ययन करते हैं हम। हमारे जो विचार हैं, हमारा क्या परंपरा थी, क्या चीज़ें थी, उसको हम भूल जाते हैं। बस हम ये फोकस करते हैं कि भाई उस देश में ऐसा हो रहा है, अब वो वहाँ पर क्यों हो रहा है, वहाँ की सिचुएशंस कैसी हैं, और उस दृष्टि से वहाँ पर चीज़ें जो हो रही हैं वो एक प्रकार से क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, वो सारी सिचुएशन वहाँ की सिचुएशन है, और वहाँ की सिचुएशन की तुलना यहाँ की सिचुएशन से लोग करते हैं। या अलग देश में बैठा कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश में हो रही चीज़ों की तर्क देता है कि वहाँ पर ये हो रहा तो यहाँ पर भी होना चाहिए। ये नहीं सोचता कि वहाँ की सिचुएशन क्या थी और वहाँ किन कारणों से वो चीज़ हुई है। वो कारण यहाँ पर हो या ना हो, लेकिन फिर भी वो चीज़ यहाँ पर चाहिए, चूंकि उस देश में हो रहा है, चूंकि वह देश कई मामलों में हमसे आगे है, इसीलिए उसका हम हर एक चीज़ नकल करने पे तुले हो जाते हैं। और जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो तुलनात्मक राजनीति वहाँ पर एक प्रकार से कठिनाई उत्पन्न करती है राजनीति में। जहाँ एक तरफ तुलनात्मक राजनीति बहुत ज़्यादा फायदा करती है लोगों का, बहुत ज़्यादा एक प्रकार से आगे बढ़ाती है राजनीति को, वहीं एक तरफ राजनीतिक और मानवीय जो एक प्रकार चीज़ें होती हैं उनका हनन भी होता है। ठीक है,
कि भाई किस सिचुएशन में, किस देश में कौन सा नियम लागू हुआ, और वही नियम को लेकर के आज यहाँ पर आप बैठे हो कि भाई ये नियम लागू होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं पे वो क्या है, उसमें दिक्कत है ना, बिल्कुल दिक्कत है। क्योंकि सिचुएशंस और समय के हिसाब से और हर एक समाज में परिवर्तन जो होता है या एक प्रकार से बदलाव साथ नहीं होता है, अलग अलग स्थान पर अलग अलग समय में अलग अलग परिवर्तन होता है। सभी समाजों में समान तरीके से बदलाव नहीं होता है। सभी राजनीतिक मामलों में एक प्रकार से एक बैग, सभी का संविधान का एक साथ बना है, नहीं बना है, किसी का संविधान पहले किसी का बाद में बना है, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं जिसका बाद में बना है उसका सही है, जिसका पहले बना था उसका सही है। हो सकता है आगे आने वाले में, चूंकि संशोधन इसीलिए तो होते संविधान में, क्योंकि जो गड़बड़ियां हैं, जो समय के हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं, तो समय के हिसाब से हमको और क्या चाहिए, अब हमारे लिए क्या नियम सुटेबल है, हमारे लिए या हमारे एक प्रकार से लोक कल्याणकारी के लिए हमारे लिए क्या चीज़ें अब उपयोगी हैं, क्या चीज़ें एक प्रकार से हमको और सरल और अच्छा बना सकती हैं और हमको आगे बढ़ा सकती हैं, उन कायदे को, उन नियमों को एक प्रकार से हमको आगे बढ़ाना है और राजनीति में शामिल करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने आपको समझा दिया। ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में हमने राजनीति के तुलनात्मक अध्ययन की अर्थ, परिभाषा, प्रकृति, क्षेत्र और उपयोगिता के बारे में विस्तार से आपको बताया, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। गुड नाइट ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत धन्यवाद।